नमस्कार। जय सिया राम। आपका हमारे इस YouTube चैनल कर्मसु कौशल पर स्वागत है। पिछले चैनल में मैंने अपने परिचय का विस्तार किया था। इसमें मैं आपको 1-2 मिनट और लूँगा आपके। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा अंडरवेट हूँ और पर मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। इस दुबलेपन को लेके विश्वविद्यालय में मेरा एक मित्र मजाक किया करता था, तो कुकरिया सांस आ रही है। हालांकि उस समय मैं पूर्ण स्वस्थ था, योगा व्यायाम सब करता था। तो बात वैसे उसकी सही है, क्योंकि इस सांस का ही महत्व है। सुंदरकांड के सुप्रसिद्ध गायक श्री अजय याग्निक जी यही कहते हैं कि यह सांस हमारे अंदर श्री हनुमान जी के रूप में, पवन पुत्र के रूप में आ रही है, जा रही है। अगर ये बंद हो जाए तो जीवन का खेल समाप्त हो जाए, फिर ये शरीर हमारे किसी काम का नहीं रहता। हालांकि ये हमारे काम का तो नहीं रहता, पर अगर हम किसी को दान कर दें तो ये दूसरों के काम का हो सकता है। तो हम आगे बढ़े। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों में कितनी योग्यताएं हैं, कितनी प्रतिभा है, आप लोगों ने कितनी मेहनत की है अपने रिश्तों को निर्माण के लिए, गृहस्थी के निर्माण के लिए। जैसे एक बया पक्षी होता है, वो अपने घोंसलों का निर्माण करने के लिए बहुत सुंदर घोंसला बनाते हैं, वो बहुत परिश्रम करते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों का परिश्रम है। तो मैं आप सदैव मेरे प्रणम्य हैं। अब हम आगे बढ़े तो कर्मसु कौशलम की तरफ बढ़ते हैं। कर्मसु कौशलम का जो हमने अर्थ निकाला वो यही कि सफलता असफलता में, हानि लाभ में, कार्य के पूरा होने न होने में समता रखना कर्मसु कौशलम है। अब आज के संदर्भ में लिया जाए तो आजकल के सबके पढ़ने वाले छात्र जो पढ़ने में सक्षम होते हैं, वो अलग अलग परीक्षाएं देते हैं। कोई नीट के लिए, कोई जेई के लिए, कोई दूसरे संस्थानों के लिए। तो जब वो परीक्षा दे देते हैं तो उसके बाद और आगे की परीक्षाएं देते हैं, यूपीएससी करने के लिए, कुछ और करने के लिए। उसमें यह होता है कि वो अपने ऊपर इतना लाद लेते हैं इस चीज को कि उनके लिए बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। उनके लिए टेंशन ऐसी होती है कि उनके परिवार के लिए भी टेंशन होती है। तो इस टेंशन में जीने से बहुत मुश्किलें पैदा होती है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो फल से बांध लेगा ना अपने को, फल में दृढ़ निश्चय हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा। निश्चय तो करना है हमें, पर संकल्प हो जाएगा। संकल्प ले लेगा कि मेरे को ये करना है, तो उसमें वो कर्म से बंध जाता है। वो फिर उसको जब तक वो कर्म पूरा ना हो जाए, वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए, वो बंधा रहता है उससे। जबकि समत्व होने से ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो किसी प्रकार की टेंशन क्रिएट होगी और ना ही उससे बंधने की जरूरत पड़ेगी उसको। फल से आप जीवन का आनंद ले सकेंगे, समभाव से कर्म करेंगे। तो हमारे यहां ये नहीं कहते कि आप लक्ष्य ऊंचा मत रखो, लक्ष्य ऊंचा रखो, आप टॉप करने का लक्ष्य रखो। अगर आसमान में पत्थर फेंकना है तो आसमान में छेद करने के लिए पत्थर फेंको, किंतु वो कहीं जाके रुकेगा। किंतु अगर ना रुके कहीं जाके तो भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जो प्रसिद्ध टीचर है, आईएएस के कोचर है, वो यही कहते हैं कि अगर ये नहीं मिलते तो भी हमारे पास जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जिनको हम अपना सकते हैं और उनमें अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकते हैं। और अगर हम वहां करेंगे तो हमें मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। आप ये ना समझे कि मेरी योग्यता के हिसाब से नहीं मिल रहा है, क्योंकि हीरा कब कहता है कि मेरा लाख टका मोल है? वो तो जौहरी जानता है ना किसका, उसका मोल कितना है। भगवान आपको देंगे, यकीन मानिए आपकी योग्यता से अधिक देंगे। अब मैं अपनी बात करूं
8+3 में मेरे पास आर्ट्स विषय था और मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे 11th के बाद क्या करना है। पता नहीं ये मेरे स्वभाव में था। वो गाना है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, ना महसूस हो जहां, ना महसूस हो जमा जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो मित्रों, मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि 11th के बाद मुझे क्या करना है, यह पता ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं। शायद यह गुण मेरे पिता से मेरे में आ गया था, क्योंकि वो जब पाकिस्तान में थे, क्योंकि पाकिस्तान से हिंदुस्तान शिफ्ट हुए थे, पाकिस्तान से भारत आए थे, वहां पर उनके पास पैसा था और तो उन्हें चिंता नहीं थी भविष्य की। और यहाँ आकर, भारत में आकर, अब 4 भाई बहन हम, 2 माँ बाप, 6 4 4 भाई 2 बहनें, 6 और 2 माता पिता, हम 8 सदस्य घर के। तो 8 का पालन करना एक बाबू की नौकरी में, तो वो तो वर्तमान के लिए सोचेगा, भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचेगा। हाँ, उन्होंने वर्तमान के लिए बड़ा अच्छा प्रबंध किया, हम लोगों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। दोनों माता पिता ने मिलकर ऐसा प्रबंध किया, पर भविष्य की तो बात सोच भी नहीं सकते थे वो। और हमारी क्या बात थी, अगर मैं तो सोचता नहीं था कि भाई मैं भविष्य में क्या करूंगा। मेरे साथ मेरे 3 मित्र और भी थे, जो 8 शख्स में थे, जो हम एक दूसरे के पास आया जाया करते थे। तो उन्होंने भी कभी चर्चा नहीं की कि अभी उनको भविष्य में क्या करना है, 11वीं के बाद क्या करना है। यदि मैं सोचूं कि उनको ऊपर भी टेंशन थी कोई, उन्होंने सोचा ही नहीं सोचा। या ये हो सकता है कि जो मित्र होता है उसके समान विचार होते हैं, तो उनके भी मेरी तरह विचार थे। हाँ, हमारे साथ कुछ साइंस में छात्र थे जिनके माता पिता डीआरडीओ में काम करते थे। उन्होंने जब जरूर उनके लिए प्लानिंग कर रखी थी कि चलो ये इनको साइंस दिलाएंगे और ये साइंस पढ़ के हमारे डीआरडीओ में लग जाएंगे और इन्हें वहाँ तरक्की मिल जाएगी। तो ये सब हुआ हमारे साथ। और हम चारों मित्र कभी घूमने जाते थे, कभी कोई 5 भी आते थे, कभी 6 भी आते थे। हमारे घर के साथ ही विश्वविद्यालय है, तो नॉर्थ कैंपस है। तो हम घर से निकलकर, हमारे 1-1.5 किलोमीटर हमारे घर से पड़ता है, घर से निकल कर नॉर्थ कैंपस घूमते हुए, टहलते हुए वापस आते थे। कभी मन होता था तो वहीं गार्डन में बैठकर गपशप किया करते थे, कभी कभी साइकिलों पे निकलते थे। तो रोज का हमारा क्रम था, 1-1.5 घंटा हमारा, 1 सवा घंटा इसमें निकलता था। और खाना पीना और घूमना और पढ़ना और सोना, बस ये काम थे हमारे। तो कभी कभी कोई मेरा मित्र मेरे पास आता था, तो मेरी माँ कहती थी कि तेरा समय बर्बाद करने के लिए आया है, तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है इससे। तो मित्र को प्रोटेक्ट करने के लिए, मित्र को शिक्षा देने के लिए मैं बोलता था, मम्मी अगर ये आता है तो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट मेरा मन बदल जाता है, मैं भी गपशप कर लेता हूँ। तो वो संतुष्ट हो जाती थी। और हम कई बार तो यूनिवर्सिटी चले जाते थे गार्डन में पढ़ने के लिए, 3-4 छात्र, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, अपने अपना पढ़ाई करो। 1-2 बार गए, 2-3 बार गए, पर हमें लगा कि नहीं, वहां जाकर टाइम वेस्ट करना, आने जाने में टाइम बर्बाद होता है, तो हम लोग ने जाना बंद कर दिया। उसके बाद रिजल्ट आया तो मेरी आर्ट्स विषय में फर्स्ट डिवीजन थी। हमारे पूरे स्कूल में केवल 3 फर्स्ट डिवीजन आई थी, 2 कॉमर्स में और 1 आर्ट्स में। एक बच्चे के मुझसे अधिक अंक थे, एक के कम थे। तो यकीन मानिए कि मुझे कोई ऐसी
खुशी नहीं हुई, मैं हर्षित नहीं हो गया एकदम से कि मुझे फर्स्ट डिवीजन आ गई है मेरी। तो हाँ, मुझे परम संतोष था कि मेरे को भगवान ने फर्स्ट डिवीजन दी है, क्योंकि आज सोचता हूँ मैं कि मेरी अंक फर्स्ट डिवीजन जो आई थी केवल 4 अंकों से आई थी। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे 4 अंक कम आए होते, 3 अंक से थी, अगर मेरे 4 अंक कम आते तो 450 पे हमारी फर्स्ट डिवीजन होती थी, 750 में से 60%। तो अगर मेरे 3 4 अंक कम आते तो मैं सेकंड डिवीजन में आ जाता। पर भगवान ने मुझे इतना दिया कि मैं फर्स्ट डिवीजन में आ गया। ये मेरे परम संतोष का विषय था, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया था। तो इस तरह से हमारी 11वीं हुई और आगे सब मित्रों ने, सब छात्रों ने अपना अपना संघर्ष शुरू किया। आज मदर्स डे भी है। ये संयोग की बात है कि हम अपने व्लॉग में अपने माता पिता को याद कर रहे हैं। तो मैं उन माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, जिन्होंने मेरे जीवन का निर्माण किया। आप लोग भी जिनकी माताएं हैं, वो अपनी माताओं की कृष्णा की तरह, राधा कृष्णा की तरह पूजा करें, उनको सम्मान दें। और जिनकी नहीं है, वो उनको श्रद्धांजलि, उनका समर्थन कर, उनको श्रद्धांजलि दें कि उन्होंने आपको जो है इस लायक बनाया कि आप अपना जीवन जी रहे हैं। तो हम आज की वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में अगले ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे इसी पे, क्रम सुकौशलम पर रामचरितमानस में किस तरह से व्याख्या की गई है। और जो मैं कह रहा था कि जो कथा सुनाएंगे वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, एक दो वीडियो के बाद कर लेंगे उसको, क्योंकि कुछ और भी विषय है हमारे पास। तो आप लोग अगर इसको पसंद करें तो शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए फिर इतना ही, अगले व्लॉग में मिलते हैं। खुदा हाफिज, कृष्ण हाफिज, कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे।